नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि अब थंबनेल पे देख ही चुके हो, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिंदी लैंग्वेज एंड हिंदी ग्रामर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो मेनली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एचपीयू बीएड एंट्रेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। हर एक क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस करेंगे, ताकि अगर यहाँ से कोई क्वेश्चन डिराइव होता है, आपके कंसेप्ट भी थोड़े क्लियर हो जाएंगे डिटेल में डिस्कस करने से, तो एग्ज़ाम में आपको जो है वो काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप एचपीयू और एसपीयू बीएड एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो, तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, जिसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहाँ पर जाकर वीडियोस देख सकते हो, वहाँ पर आपको सभी सेक्शंस की वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी। तो फ्रेंड्स, आपके एग्ज़ाम को अब जो है वो आपको 25 दिन बचे हैं एचपीयू के लिए और 16 दिन बचे हैं एसपीयू के लिए। तो अब आपने जो है अपनी जो तैयारी है वह अच्छी तरह से करनी है। अब वीडियोस को आपने एंड तक ज़रूर देखना है, सभी वीडियोस को बिना स्किप किए हुए। अगर आप सभी कमीशन और कमेटियाँ और टीचिंग एप्टीट्यूड और एटीट्यूड के 100 प्रैक्टिस क्वेश्चन अगर आप परचेज़ करना चाहते हो, तो मात्र आपने 200 रुपीज़ जो है वो पेड करने हैं। पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट है वह आपने 9816270168 नंबर पे आपने व्हाट्सएप कर देना है। पेमेंट का स्क्रीनशॉट जो है, उसके बाद आपको प्रोटेक्टेड पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड कर दी जाएंगी, और उसके बाद आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जो है वो ऐड कर दिया जाएगा। बॉयज़ के लिए अलग व्हाट्सएप ग्रुप होगा, गर्ल्स के लिए अलग व्हाट्सएप ग्रुप होगा। उसके बाद आपको उन व्हाट्सएप ग्रुप में फ्री ऑफ कॉस्ट जो है सभी सेक्शंस का इम्पोर्टेंट कंटेंट जो है एचपीयू और एसपीयू बीएड एंट्रेंस रिलेटेड वो आपको वहाँ पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो बस आपने मात्र 200 रुपीज़ जो है वो पेड करने हैं। पेमेंट का स्क्रीनशॉट आपने दिए हुए इस नंबर पे आपने व्हाट्सएप कर देना है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, 31 है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं। इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप के जो क्वेश्चन है वो एचपीयू द्वारा हिंदी के पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 31 है, बोला गया कि मूर्धन्य व्यंजन कौन सा है। तो मूर्धन्य व्यंजन जो है इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ट जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब आपको पता होना चाहिए कि मूर्धन्य व्यंजन होते कौन से हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं व्यंजनों के उच्चारण के समय जो है, जब हम व्यंजनों का उच्चारण करते हैं उस समय हमारी जीवा मुख के विभिन्न स्थानों जैसे कंठ, तालु, दांत आदि को छूती है। जब भी हम कुछ व्यंजन का उच्चारण करते हैं तो हमारी जो जीभ है वे मुख के मुंह के कई स्थानों पर, विभिन्न स्थानों पर, जैसे कंठ हो गया, तालु हो गया, दांत आदि को छूती है, हमारी जीभ होती है, जिसके परिणाम स्वरूप जो है तरह तरह की व्यंजन ध्वनियाँ जो है वो उत्पन्न होती हैं। और उच्चारण स्थान के आधार पर हिंदी के व्यंजनों का जो वर्गीकरण जो है वो आपको मैं बताता हूँ। जैसे कंठ की बात करते हैं, जैसे कंठ का मतलब होता है गले से। तो ऐसे कौन से व्यंजन हैं जिनका उच्चारण जो है वो कंठ से होता है, यानी कि गले से होता है। जैसे तो आपको पता है क ख ग घ ण, ये जो है वो आपके ये आपके कंठ व्यंजन है, यानी कि इनका उच्चारण जो है वो गले से होता है। उसी तरह तालव्य व्यंजन यानी कि तालु से जिनका उच्चारण होता है, जैसे च, छ, ज, झ, न, आप बोल के भी आपको लग जाएगा पता। श हो गया। उसके बाद बात करते हैं मूर्धन्य। मूर्धन्य यानी कि तालु के मूर्धा भाग से, तालु के मूर्धा भाग से जैसे हम उच्चारण कर रहे हैं ट, ठ, ड, ढ, ण, ठीक है। तो ये जो है वो आपके मूर्धन्य व्यंजन है, ये आपको लग गया होगा पता। जैसे तो ट जो है, जब हम ट का उच्चारण कर रहे हैं तो हमारे तालु के मूर्धा भाग से जो है वो उच्चारण हो रहा है इसका, जैसे ट, ठ, ड, ढ, न, आप बोल सकते हो। उसी तरह दंत्य व्यंजन यानी कि दांतों से जिनका उच्चारण होता है, तो जैसे त, थ, द, ध, न, इसमें जो उच्चारण है वे दंत से हो रहा है। उसके बाद होते हैं वतस्य यानी कि दंत मूल से, जैसे स, ज, र, ल, ठीक है। उसी तरह ओष्ठ यानी कि ओठों से, दोनों ओठों से, तो प, फ, व, भ, म, इनका जो उच्चारण हो रहा है वे ओठों से हो रहा है। तो ये आपको पता लग गया होगा मूर्धन्य व्यंजन कौन सा है। मूर्धन्य व्यंजन जो है वो आपका ट है। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स, आपने शॉर्ट फॉर्म में नोट्स जो हैं वो भी जरूर बना लेने हैं। बाकी आपको मैं जो हो वो यूट्यूब के कम्युनिटी टैब यानी कि पोस्ट जो उसमें आपको ये पोस्ट कर दूंगा, आपको जो ये उच्चारण के स्थान पर कंठ, तालु, मूर्धन्य जो है वो आपको वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बोला गया कि परिमाणवाचक विशेषण कौन सा है। तो इसमें बताना है कि परिमाणवाचक विशेषण जो है वो कौन सा है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, तो सबसे पहले आपको मैं बता देता हूँ कि परिमाणवाचक विशेषण जो होते हैं वो कौन से होते हैं। तो परिमाणवाचक विशेषण होते हैं जो विशेषण विशेष्य की माप या तोल
ये आपने याद रखना है। जो विशेषण विशेष्य की माप या तोल का बोध कराए उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। तो माप या तोल आपको पता है, माप या तोल तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 5 किलो जो है। तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम जैसे बोला है कि पहाड़ों पर बहुत वर्षा होती है, तो बहुत जो है वो परिमाणवाचक विशेषण है। मजदूर भारी बोझ से दबा जा रहा था, तो भारी जो है वो आपको पता है ये परिमाणवाचक विशेषण है। वहाँ थोड़े लोग थे, थोड़े जो है वो परिमाणवाचक विशेषण है। इस साल जो है वो कम उपज हुई, तो कम जो है वो आपका परिमाणवाचक विशेषण है। तो ये आपने याद रखना है। परिमाणवाचक विशेषण कौन से होते हैं, जो विशेषण विशेष्य की माप या तोल का बोध कराते हैं उसे परिमाणवाचक विशेषण जो है वो कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट भी साथ में ज़रूर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें, और अपने दोस्तों के साथ भी चैनल को शेयर ज़रूर कर दें, वीडियो को शेयर कर दें। अगले प्रश्न चलते हैं। बोला गया कि अधिकरण की भी जो विभक्ति है वे कौन सी है, तो अधिकरण की जो विभक्ति है वे आपकी पर है। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। बोला गया कि आलस्य शब्द का जो विशेषण होगा वे क्या होगा, तो आलस्य शब्द का जो विशेषण होगा, अब इस क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले बात कर लेते हैं हम विशेषण के बारे में कि विशेषण होते क्या हैं। तो विशेषण के बारे में बात करते हैं। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले रूप को विशेषण कहा जाता है। ये तो आपने याद रख लेना है। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द बताने वाले रूप को विशेषण कहा जाता है। विशेषण रूप जिस संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे विशेष्य कहते हैं। जैसे ऊंचा कद, लाल आंखें, बहुत लोग, कई लड़कियां, मोटा आदमी। ठीक है, इनमें जो है ऊंचा, लाल, बहुत, कई, मोटा जो है वो विशेषण है। ठीक है, और जैसे कद, आंखें, लोग, लड़कियां, आदमी, ये जो है वो आपके विशेष्य हैं। ये आपने याद रखना है। तो आलस्य शब्द का जो विशेषण होगा वे क्या हो जाएगा, वे आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आलसी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। विशेषण के 4 भेद जो है वो माने गए हैं। कौन से हैं, गुणवाचक विशेषण हो गया, परिमाणवाचक विशेषण हो गया, संख्यावाचक विशेषण हो गया, और सर्वनामिक विशेषण हो गया। और आपने याद रखना है गुणवाचक विशेषण के बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। तो गुणवाचक विशेषण जो होते हैं, जो विशेषण विशेष्य यानी कि संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, काल, दशा, स्थिति आदि की विशेषता का बोध कराता है उसे गुणवाचक विशेषण जो है वो कहा जाता है। तो गुणवाचक से आपने याद रखना है, जो विशेषण जो है विशेष्य के गुण, दोष, रूप, रंग, आकार आदि की स्थिति का बोध कराता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, तुमने मेरी नीली कमीज देखी है, तो नीली जो है वो आपका गुणवाचक विशेषण है। उसी तरह परिमाणवाचक विशेषण मैंने आपको ऊपर बता दिया। संख्यावाचक विशेषण कौन सा होता है, संख्यावाचक विशेषण होता है जो विशेषण विशेष्य की संख्या या गणना का बोध कराए उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि आपके हम बीएड एंट्रांस को आने में भी जो है 25 दिन शेष हैं, तो 25 जो है वो आपके संख्यावाचक विशेषण हैं। जैसे खेल प्रतियोगिता में मोहन तीसरे स्थान पर आया है, तो ये कौन सा है, ये संख्यावाचक विशेषण है। उसी तरह बात करते हैं सार्वनामिक विशेषण के बारे में, वो कौन सा होता है, तो जो सर्वनाम संज्ञा रूप के पहले आता है और विशेषण का कार्य करता है उसे सर्वनामिक विशेषण कहा जाता है। जैसे वह छात्र कक्षा में प्रथम आया है, ये मकान बड़ा है, वहाँ कौन आदमी जा रहा है। ठीक है, ये आपका सर्वनामिक विशेषण है। अगले प्रश्न में चलते हैं। बोला गया कि बाल का स्त्रीलिंग क्या होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 35 को हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। पहले तो बात कर लेते हैं लिंग के बारे में। ठीक है, तो लिंग का जो अर्थ होता है वो आपका होता है चिन्ह। ये आपने नोट कर लेना है। लिंग का जो अर्थ होता है वे होता है आपका चिन्ह। व्याकरण में इसे स्त्री पुरुष के भाव का भेदक जो है वो माना जाता है। लिंग का अर्थ जो होता है वे चिन्ह होता है। व्याकरण में जो है स्त्री पुरुष के भाव का जो भेदक है इसे माना जाता है। हिंदी में 2 लिंग है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। अब पूछा है कि बाल का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो स्त्रीलिंग की बात कर लेते हैं हम। तो बाल का जो स्त्रीलिंग हो जाएगा वे आपका हो जाएगा आपका बाला जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बाल का जो स्त्रीलिंग होता है वे बाला होता है। तो लिंग का जो अर्थ होता है आपका चिन्ह होता है, ये आपने याद रखना है। तो बाल का जो स्त्रीलिंग होगा वे क्या होगा, वे आपका बाला हो जाएगा।
अगले प्रश्न में चलते हैं। बोला गया कि साधु का स्त्रीलिंग क्या होगा। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो साधु का जो स्त्रीलिंग होगा ये आपका साध्वी हो जाएगा। ये आपने नोट कर लेना है। क्वेश्चन जो है कई बार एग्जाम में पूछा गया है ये साधु का जो स्त्रीलिंग है। ठीक है, तो साधु का जो स्त्रीलिंग होगा ये आपका क्या होगा, ये आपका साध्वी होगा। लिंग का अर्थ क्या होता है, लिंग का अर्थ होता है चिन्ह होता है। ये भी आपने याद रखना है। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगले प्रश्न में बोला गया है कि निम्नलिखित विकल्पों में से सकर्मक क्रिया का आपने चयन करना है। तो सकर्मक क्रिया के बारे में बात कर लेते हैं। तो सकर्मक क्रिया कौन सी होती है। वाक्य में जिस क्रिया के प्रयोग में कर्म की आवश्यकता रहती है उसे सकर्मक क्रिया कहा जाता है। तो वाक्य में जिस क्रिया के प्रयोग में कर्म यानी कि काम की आवश्यकता होती है उसे सकर्मक क्रिया जो है वो कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मोहन मकान देख रहा है, वे पानी पी रहा है। ठीक है, तो आपने बताना है कि इन शब्दों में से इन विकल्पों में ऑप्शंस में से कौन सा कर्मक क्रिया का चयन है। तो मैंने आपको बता दिया है। वाक्य में जिस क्रिया के प्रयोग में कर्म की आवश्यकता होती है यानी कि काम की आवश्यकता होती है उसे कर्म क्रिया कहा जाता है। तो पिघलना जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। उसी तरह आपने याद रखना है एक होती है क्रिया के दो भेद होते हैं। सकर्मक तो हमने बात कर ली। उसके बाद अकर्मक की बात करते हैं। वाक्य में जिस क्रिया के प्रयोग में कर्म की आवश्यकता नहीं होती है उसे अकर्मक क्रिया कहा जाता है। जैसे राम आता है, पक्षी उड़ रहे हैं, बच्चा रो रहा है। ठीक है, इसमें जो है वो कर्म की आवश्यकता नहीं होती है। क्रिया की बात कर लेते हैं। क्रिया से किसी कार्य के करने का अथवा किसी प्रक्रिया में या किसी स्थिति में होने का जो है वो बोध होता है उसे क्रिया कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 38 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 38 में बोला गया है कि जिन शब्दों के प्रयोग के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता है उन्हें कहा जाता है। तो जिन शब्दों में प्रयोग के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता है उन्हें क्या कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 38 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी है। उन्हें अभिकारी शब्द जो है वो कहा जाता है। उन्हें कौन सा शब्द कहा जाता है, उन्हें अभिकारी शब्द जो है वो कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब बात कर लेते हैं अभिकारी शब्द होते कौन से हैं। अभिकारी शब्द जो होते हैं ऐसे शब्द जिनके मूल रूप में परिवर्तन या विकार नहीं होता है। तो ऐसे शब्द जिनके मूल रूप में परिवर्तन या विकार जो है वो नहीं होता है उन्हें अभिकारी शब्द कहा जाता है। जैसे क्रिया विशेषण संबंध बोधक समुच्चय बोधक विषयमादि बोधक और निपात अभिकारी शब्दों की श्रेणी में आते हैं। जैसे आज, यहाँ, और, अथवा, अरे, ही, तक, ये जो है वो आपके अभिकारी शब्द हैं। तो अभिकारी शब्द होते हैं ऐसे शब्द जिनके मूल रूप में परिवर्तन या विकार नहीं होता है। जबकि विकारी शब्द जो होते हैं, विकारी शब्द होते हैं वे शब्द होते हैं जिनमें लिंग, वचन, कारक, काल, पक्ष के कारण परिवर्तन होता है उन्हें अ, विकारी शब्द कहा जाता है। जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया जो है वो आपके विकारी शब्द हैं। तो ये आपके विकारी शब्द हैं। जैसे लड़का, लड़के, मैं, मेरा, अच्छा, अच्छी, जाना, गया, ये आपके विकारी शब्द हैं। अविकारी कौन से हैं, क्रिया विशेषण संबंध बोधक समुच्चय बोधक विषयमादि बोधक और निपात अधिकारी। निपात जो है वो अभिकारी शब्दों की श्रेणी में आते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न चलते हैं। बोला कि तालव्य व्यंजन कौन से हैं। ये क्वेश्चन की हमने स्टार्टिंग में ही डिस्कस किया था। तो तालव्य व्यंजन आपने बताने हैं तालव्य व्यंजन कौन से हैं। तो तालव्य व्यंजन में क्या होता है, जो तालु से जो है वो उन व्यंजनों का उच्चारण होता है। तो तालु से कौन सा होता है वो च, छ, ज, झ, न जो है वो आपके तालव्य व्यंजन है। और ट, ठ, ड, ढ, ऑप्शन नंबर ए जो है, ऑप्शन नंबर ए जो है ये आपका मूर्धन्य व्यंजन है। ये पहला ही क्वेश्चन था। प, फ, व, भ, म ये कौन से हैं, ये आपके ओष्ठ्य व्यंजन है। त, थ, द, थ, न जो है वो आपके ये दंत व्यंजन है। ये भी आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 40 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में बोला गया है कि निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा है। तो तत्सम शब्द जो बताना है आपने, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि तत्सम शब्द होते कौन से हैं।
तो तत्सम शब्द का जो अर्थ होता है यानी कि उसके समान, तत्सम का अर्थ होता है उसके समान। यहाँ उस से तात्पर्य है यानी कि संस्कृत के समान। तो अब इसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। हिंदी के बहुत सारे शब्द जो हैं वो संस्कृत से उसी रूप में जो है वो ग्रहण कर लिए गए हैं जिस रूप में उनका प्रयोग संस्कृत में होता है, इसलिए इन्हें तत्सम शब्द कहा जाता है। तो कई सारे शब्द ऐसे हैं, कई सारे शब्द जो हैं वो ऐसे हैं जिनका प्रयोग संस्कृत में जिस रूप में होता था, वे शब्द जो है वो संस्कृत से हिंदी में आ गए हैं और उनका जो प्रयोग है वो जैसे संस्कृत में होता था वैसे ही हिंदी में होता है, तो उन्हें तत्सम शब्द कहा जाता है। जैसे तत्सम शब्द हैं भूमि, पुष्प, विद्वान, पृथ्वी, अहंकार, ममता, सुंदर, साहस आदि। ये जो है वो आपके तत्सम शब्द हैं। तो ऐसे शब्द जिनका प्रयोग संस्कृत में जैसा होता था वैसा ही उन्हें हिंदी में उनका प्रयोग भी वैसा ही हो रहा है, उन्हें तत्सम शब्द कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 40 का जो राइट आंसर हो जाएगा अभी आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चूर्ण जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। उसके बाद बात कर लेते हैं होते हैं तत्भव शब्द। तो तत्भव शब्द कौन से होते हैं? संस्कृत के वे शब्द जो पाली, प्राकृत, अपभ्रंश पुरानी हिंदी से विकसित होते हुए हिंदी में अपने परिवर्तित रूप में प्रचलित हैं, उन्हें तत्भव शब्द कहा जाता है। तो तत्भव शब्द आपने याद रखना है, जैसे सप्त से सात हो गया, ठीक है। कर्म से काम, वर्ष से वर्ष, मात्र से माता, दुग्ध से दूध, कुंभकार से कुम्हार, क्षीर से खीर, पत्तर से पत्ता, मयूर से मोर। तो वो तत्भव शब्द हैं, तत्भव शब्द होते हैं उससे उत्पन्न। जैसे तत्सम का अर्थ होता है उसके समान, तत्भव का अर्थ होता है उससे उत्पन्न, यानी कि उनसे जो उत्पन्न शब्द हुए हैं। तो मैंने आपको ये बता दिया, जैसे मैंने आपको बताया कि अग्नि जो है वो तत्सम शब्द है और आग जो है वो तत्भव शब्द है। दंत जो है वो तत्सम शब्द है, दांत जो है वो तत्भव शब्द है। सत्य जो है वो तत्सम शब्द है, सच जो है वो तत्भव शब्द है, यानी कि सत्य से ही सच जो है वो उत्पन्न हुआ है। हस्त जो है तत्सम शब्द है और तत्भव जो है वो हाथ है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं देशीय शब्द। जिन शब्दों के स्रोत जो है वो अज्ञात हैं, जिन शब्दों के स्रोत हमें पता ही नहीं है, उन्हें देशीय शब्द कहा जाता है। देशीय शब्दों का जो मूल सामान्यता जन भाषाओं में होता है, जैसे पगड़ी, लोटा, ठेठ, झोला, खाट, झाड़ू, झंझट, थप्पड़। ये जो है वो आपके कौन से शब्द हैं? ये देशीय शब्द है। देशीय शब्द का जो स्रोत होते हैं वे अज्ञात होते हैं, यानी कि उनका कोई पता नहीं होता कि वो कहाँ से आए हैं। उसी तरह आगत शब्द को विदेशी शब्द भी कहा जाता है। आगत का अर्थ होता है आया हुआ। तो आगत का शब्द का अर्थ हुआ आया हुआ। तो आगत शब्द वे शब्द होते हैं जो दूसरी भाषाओं से आए हैं और आज जो है वो हिंदी के अपने बन गए हैं। जैसे हिंदी में अरबी, फारसी, अंग्रेजी आदि भाषाओं के से कई शब्द जो है वो समा गए हैं। जैसे अरबी शब्द है इंसाफ हो गया, इस्तीफ़ा हो गया, औरत हो गया, ये अरबी शब्द हैं, ठीक है। उसी तरह आपने याद रखना है, जैसे अंग्रेजी शब्द कौन कौन से आए हैं हिंदी में, जैसे अपील, इंजन, कमीशन, कॉलेज, कॉलोनी, कूपन, कोर्ट, ठीक है। टाई, चॉकलेट, ये जो है अंग्रेजी शब्द हैं। फ़ारसी शब्द कौन से हैं? कारोबार, कमरा, जानवर, ठीक है। ये आपके फ़ारसी शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बोला गया कि हास्य पद का संधि विच्छेद क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 41 का जो राइट आंसर होगा वह आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हास्य पद का संधि तो हास्य पद का जो संधि विच्छेद होगा वे इस ऑप्शन में नहीं है, सभी जो ऑप्शन है वे गलत हैं। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आपने जो है इसका जो आंसर है अपने कमेंट सेक्शन में जो है वो आपने ज़रूर बताना है। अगले प्रश्न में चलते हैं। बोला गया है कि सुधा प्लस अंशु यानी कि सुधांशु जो है वो उदाहरण होगा किसका? ये होगा आपका दीर्घ संधि का। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो अगली वीडियो में जो है हम संधि के बारे में भी थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेंगे क्योंकि वीडियो जो है वो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए हम इसके आपको मैं आंसर ही बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 43 पे चलते हैं। अभी आते हैं आपके उपसर्ग और प्रत्यय। यहाँ से जो क्वेश्चन है वह एग्ज़ाम में जो है वो कई बार पूछा जाता है। हर बार जो है 1 या 2 क्वेश्चन आपको देखने को ही मिलेंगे, चाहे HPU B.Ed एंट्रांस हो, चाहे SPU B.Ed एंट्रांस हो। अब बात करते हैं। बोला गया कि मिलावट में प्रयुक्त प्रत्यय जो है वो कौन सा है? तो प्रत्यय की बात करते हैं तो प्रत्यय आपको पता होना चाहिए।
प्रत्यय भाषा के वे लघुतम सार्थक खंड हैं जो शब्दों के अंत में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं। ये बात आपने याद रखनी है, उन्हें प्रत्यय कहा जाता है। तो प्रत्यय जो है वो शब्दों के अंत में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं। तो आपने बताना है कि मिलावट में प्रयुक्त जो प्रत्यय है वे कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 43 का जो राइट आंसर है वे आपका ऑप्शन नंबर बी है, आवट जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। प्रत्यय जो है वो शब्द के अंत में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 पे चलते हैं। बोला गया कि एक प्रत्यय जोड़कर बनाया गया शब्द जो है वो कौन सा है। तो एक प्रत्यय जो है वो ये शब्दों के पीछे लगता है, एक प्रत्यय आपको पता है। तो प्रत्यय जोड़कर बना नया शब्द कौन सा है। तो ये आपका दैनिक है। दिन प्लस एक जो है वो आपका दिन प्लस एक जो है तो क्या बन गया आपका, वो दैनिक बन गया। तो प्रत्यय जो होते हैं वो शब्दों के पीछे लेकर नए शब्दों का निर्माण करते हैं। इस वीडियो का जो लास्ट क्वेश्चन है वे आपका है दुबला शब्द में उपसर्ग आपने बताना है। तो उपसर्ग के बारे में बात कर लेते हैं। तो उपसर्ग कौन से होते हैं। तो उपसर्ग जो होते हैं जो शब्द के प्रारंभ में लगकर नए शब्दों का निर्माण करते हैं। तो वे लघुतम शब्दांश हैं जो शब्दों के प्रारंभ में लगकर नए शब्दों का निर्माण करते हैं। जैसे अ प्लस धर्म बन गया अधर्म। ईमान है तो बे प्लस ईमान बेईमान हो गया। ठीक है। सु प्लस पुत्र पुत्र हो गया। तो सु जो है वो आपका उपसर्ग है। तो ऑप्शन कौन सा आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दुबला शब्द में जो है वो आपका दू जो है वो उपसर्ग है। तो फ्रेंड्स हिंदी लैंग्वेज और हिंदी ग्रामर के जो है वो आपसे 20 क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जाते हैं। 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 15 क्वेश्चन जो होते हैं वो आपके ग्रामर से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, 15 क्वेश्चन जो होते हैं, जैसे आज हमने प्रीवियस ईयर के 15 क्वेश्चन डिस्कस किए। 15 क्वेश्चन जो होते हैं वो आपके ग्रामर के होते हैं। और 5 जो क्वेश्चन होते हैं, 5 क्वेश्चन जो होते हैं वो आपको कॉम्प्रिहेंशन, यानी कि आपको एक पैराग्राफ दे दिया जाएगा और उसमें नीचे 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे। आपने उस पैराग्राफ को पढ़कर उन 5 क्वेश्चन के जो हैं वो आपने आंसर देने हैं। तो वो जो 5 मार्क्स के जो क्वेश्चन हैं, 5 जो पैराग्राफ है 5 मार्क्स का, वो आपने बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है। आपको 2 या 3 बार उस पैराग्राफ को बिल्कुल आराम से पढ़ना है और उस पैराग्राफ को पढ़ के आपने नीचे दिए हुए 5 क्वेश्चन के जो आंसर है वो आपने देने हैं। तो बस 15 क्वेश्चन आप हमने डिस्कस कर लिए। 5 क्वेश्चन आपके उसके आएंगे पैराग्राफ के, वो आपने 1-2 बार प्रैक्टिस कर लेनी है। अपने कहीं भी आप देख सकते हो बुक्स वगैरह में। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आज हमने हिंदी लैंग्वेज एंड हिंदी ग्रामर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन HPUB एंट्रांस में ये क्वेश्चन पूछे गए थे। हर एक क्वेश्चन को हमने डिटेल में डिस्कस किया ताकि आपके कंसेप्ट भी थोड़े क्लियर हो जाएं। और अगर यहाँ से कोई क्वेश्चन डिराइव होता है एग्ज़ाम में तो इससे भी आपको जो है वो काफ़ी हेल्प मिले। तो फ्रेंड्स आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें और नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स अगर आप सभी कमीशन और कमेटियाँ टीचिंग एप्टीट्यूड और एप्टीट्यूड के 100 प्रैक्टिस क्वेश्चन अगर आप परचेज़ करना चाहते हो तो मात्र आपने 200 रुपीज़ जो हैं वो आपने 200 रुपीज़ जो हैं वो पेड करने हैं। पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट है वे आपने 9816270168 नंबर पे आपने व्हाट्सएप कर देना है। पेमेंट का स्क्रीनशॉट जो है उसके बाद आपको प्रोटेक्टेड PDF जो है वो प्रोवाइड कर दी जाएंगी। GK का भी आपको मटेरियल उसमें देखने को मिलेगा और उसके बाद आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जो है वो ऐड कर दिया जाएगा और उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट जो है सभी सेक्शंस का इंपॉर्टेंट कंटेंट जो है HP और SPB एंट्रांस के रिलेटेड आपको वहाँ पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। और वीडियोस आपने पूरी देखनी है बिना स्किप किए हुए। और शॉर्ट फॉर्म में जो है नोट्स जो है वो आपने जरूर बना लेने हैं क्योंकि रिवीजन के टाइम आपको इससे जो है वो काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। तो थैंक यू फ्रेंड्स।